हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसमें हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें हम डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरी, एंटी फेरी और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का क्या मतलब होता है? जिसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl में Na+ और Cl- आयन्स है, इसलिए क्या है? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में अलग अलग टाइप की हम जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि एक देखेंगे हम कि स्ट्रक्चर टाइप क्या है। स्ट्रक्चर टाइप का मतलब है कि जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये होता है कि जिंक सल्फाइड जैसे स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज होते हैं ये देखेंगे, प्लस जिंक सल्फाइड जैसे और भी दूसरे एग्जाम्पल है जो सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं एज जिंक सल्फाइड। तो हम पढ़ेंगे जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर, पर इसके एग्जाम्पल्स दूसरे भी होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। जिंक सल्फाइड में जो केटायन है जो कि है Zinc+2 और एनायन है सल्फाइड -2। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट देखेंगे कि जिंक केटायन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है और आपका जो सल्फाइड एनायन है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम लोग CCP टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इन सब के बारे में इन डिटेल लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अब यहाँ डायरेक्टली देखेंगे कि वो जो प्लेसेस हमने डिस्कस करी है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, CCP टाइप स्ट्रक्चर, तो उन प्लेसेस पर कहाँ कहाँ पर केटायन और एनायन आपके जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जिंक सल्फाइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है क्योंकि यहाँ पर जो एनायन है उसका साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है, और केटायन का साइज़ क्या है, यहाँ पे छोटा है। तो छोटे साइज़ होने की वजह से जो जिंक वाला केटायन है वो कौन सी जगह ऑक्यूपाई करेगा? वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर क्या प्रेजेंट होगा? जिंक प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जो आपका सल्फाइड एनायन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? CCP लेटिस पे, या फिर आप बोल सकते हैं FCC लेटिस पे, जहाँ पर कॉर्नर्स और फेस सेंटर को सल्फाइड आयन क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें पता ही है, जितना आपका लेटिस के एटम्स होते हैं उससे दुगना होता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, उसका मतलब ये होता है कि आपका जो जिंक है, Zinc+2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 का मतलब क्या होता है कि Zinc+2 को 4 सल्फाइड एनायंस घेरे हुए हैं या सराउंडेड है या फिर इन कॉन्टैक्ट है, राइट। और सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब होता है कि जो सल्फाइड आयन है वो 4 जिंक केटायन से घिरा हुआ है या सराउंडेड है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4:4। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल। तो क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन FCC या CCP स्ट्रक्चर कितना होता है? 4 होता है। तो क्योंकि यहाँ पर सल्फाइड CCP पे है और दोनों सेम है, जितने जिंक केटायन है उतने ही सल्फाइड एनायन है, तो दोनों का ही नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जिंक सल्फाइड टाइप स्ट्रक्चर में जिंक सल्फाइड तो आता ही है, उसके साथ साथ AgI, CuCl, CdS, HgS, इनके स्ट्रक्चर भी ZnS टाइप होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम्स NaCl। NaCl में अगेन जो आपका सोडियम आयन है, क्योंकि उसकी साइज Cl- से कंपैरेटिवली छोटी है, तो ये वॉइड ऑक्यूपाई करेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आपके होंगे सोडियम आयंस और Cl- होंगे CCP या FCC पर। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर अब तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का क्या है? इसका मतलब है कि हमारे 6 Cl- आयन Na+ को घेरे हुए हैं, और सिमिलरली हम देखें तो Cl- का आ रहा है 6, इसका मतलब है 6 सोडियम आयन Cl- को सराउंडेड है।
ठीक है। ये हो गया सिंपल मीनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर का। फिर अगेन नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल, यहाँ पर क्योंकि एफसीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, नंबर ऑफ एटम्स या यूनिट्स पर यूनिट सेल 4 आने वाला है, ठीक है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसके जैसे और भी दूसरे आयनिक कंपाउंड है जो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लाइक LiCl, KBr, CSI, सिल्वर ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड क्या है, ओवरऑल ये कंपाउंड देखें तो BCC स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। पर जो आपका Cl- है वो BCC स्ट्रक्चर में लेगा कॉर्नर, और आपका जो CS+ है वो BCC स्ट्रक्चर में क्या लेगा, बॉडी सेंटर या सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो एक कॉर्नर BCC स्ट्रक्चर में 8 आपके बॉडी सेंटर को टच करता है। कैसे, उस खुद के क्यूब का तो बॉडी सेंटर है ही है, उसके अलावा भी नीचे के 4 और ऊपर के 4, तो टोटल 8 होते हैं। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या आएगा, सीजियम का 8 और Cl- का भी 8, जिसका मतलब है जो सीजियम आयन है उसको 8 Cl- एनायन घिरे हुए हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल। ओवरऑल ये तो BCC टाइप स्ट्रक्चर है, पर आयन को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर पर है Cl-, मतलब कॉर्नर का जो आपका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का पर यूनिट सेल, वो कितना आता है, 1 आता है, जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल। और सीजियम क्लोराइड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें खुद सीजियम क्लोराइड तो है ही है, उसके साथ साथ आपका सीजियम साइनाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सीजियम आयोडाइड भी इसके एग्जाम्पल है। ये सब भी सेम स्ट्रक्चर पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, ठीक है। अब ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द आयन्स, ठीक है। वो अभी समझ में आ जाएगा। जो कैल्शियम फ्लोराइड है उसमें जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, ये CCP पर होगा जो कि कैटायन है, और वहीं एंटी फ्लोराइड में जो आपका एनायन है वो CCP पर होगा, और फ्लोराइड में जो आपका एनायन है F- वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा, और एंटी फ्लोराइड में जो आपका कैटायन है वो कहाँ होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा। इसलिए इनका नाम है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड, ठीक है। ये याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो आपका कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। इसका मतलब होता है कि आपके कैल्शियम को 8 फ्लोराइड आयन सराउंडेड है, ठीक है। और आपका फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब है कि एक फ्लोराइड आयन को 4 कैल्शियम आयन्स सराउंडेड है, ठीक। वहीं अगर हम देखेंगे तो जो आपका लिथियम आयन है, ठीक है, उसको 4 ऑक्साइड आयन घिरे हुए हैं, और आपका जो एक ऑक्साइड आयन है उसको 8 लिथियम आयन घेरे हुए हैं या सराउंडेड है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरीके से हमने बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या है, CCP, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट सेल है 4, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड के जैसा बेरियम क्लोराइड भी शो करेगा स्ट्रक्चर, और लेड ऑक्साइड भी करेगा। सिमिलरली लिथियम ऑक्साइड के जैसा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सल्फाइड भी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन टेम्परेचर ऑन क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें सबसे पहले ये बात बताई गई है कि प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज़ होने वाला है। अब ये कैसे हुआ, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है कि कितने कैटायन एक पर्टिकुलर एनायन को सराउंड करके या फिर इन कॉन्टैक्ट है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, जो कि कैटायन एनायन लैटिस में प्रेजेंट है, वो प्रेशर इंक्रीज़ करने की वजह से क्यूबिक यूनिट सेल का वो आपस में एक दूसरे के और पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि है नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग अ पर्टिकुलर आयन, वो क्या करेगा,
इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उसको हमने कैसे बताया कि अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर लेटिस NaCl टाइप स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि जस्ट हमने पढ़ा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पढ़ा था, 6:6। मतलब यहाँ पे 6 क्लोराइड आयन Na+ को सराउंडेड है और 6 ही आपके Na+Cl- को सराउंडेड है। अब प्रेशर आपने जैसे ही इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। फिर बात आती है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज़ होगा। अब ये कैसे होगा कि हमें पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रैंडमनेस बढ़ती है, ये हम हमेशा पढ़ते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपका सॉलिड स्फीयर है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर एक्सपैंड हो सकता है, मतलब साइज़ बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से वो अभी जितने कॉन्स्टिट्यूएंट अदर आयन से सराउंडेड है या फिर इन कांटेक्ट है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज़ करने वाला है। इसलिए उसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है जो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 हमने पढ़ा, वो हीट करने पर, हीट का सिंबल ये ट्रायंगल होता है, आप सभी को पता ही है, उसे हीट करने पर NaCl टाइप स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट होने वाला है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो सॉलिड क्लासिफाइड है मेजरली 3 टाइप में। फर्स्ट है कंडक्टर, सेकेंड इज़ सेमीकंडक्टर एंड थर्ड इज़ इंसुलेटर। कंडक्टर जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर पाए, सेमीकंडक्टर अभी हम पढ़ेंगे इन डिटेल, और इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करवा पाता है। ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी है जिसकी यूनिट होती है पर ओम पर मीटर, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जो आपका टेम्परेचर है अगर आप उसे इंक्रीज़ करेंगे तो मेटल की कंडक्टिविटी का क्या होगा और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का क्या होगा, ये समझते हैं। तो सबसे पहले मेटल की कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, मेटल की कंडक्टिविटी होती है उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके फ्लो की वजह से। ठीक है, और वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कैसे होती है, आपके जो आयंस प्रेजेंट हैं उसके वजह से, कि आपका कोई सॉल्वेंट है और सल्यूट उसमें आपने ऐड कर रखा है किसी भी बीकर में या कंटेनर में, तो वहाँ पर आपके जो केटायन और एनायन है उसका जो मूवमेंट होता है या फ्लो होता है उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है। राइट, अब बात करते हैं अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेटल में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए आपकी ओवरऑल मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। वही अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो वहाँ पर जो आपके बीकर में जैसे आयंस पड़े हुए हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, वो रैंडमली इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, आयन का फ्लो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो आपकी कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक मेटल को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, एक मेटल का जो ऑर्बिटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स, क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर है तो आसपास बहुत सारे मेटल के एटम होंगे तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, साथ में मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि इनकी एनर्जीज काफ़ी क्लोज होगी, क्योंकि एक जैसे मेटल है, ठीक है, या फिर सिमिलर भी मेटल है, तो इनकी एनर्जीज काफ़ी क्लोज होगी, इस वजह से ये क्या बनाएंगे, बैंड बनाएंगे। ठीक है, अब वो बैंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्टर बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो और वो आउटर मोस्ट
बैंड हो ऑफ अ मेटल, ठीक है। अब जो सबसे बाहर जो बैंड होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है, अब सबसे जो बाहर होगा वो न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और आपका लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खुद से बांध के रखता है, पर जो आउटर मोस्ट बैंड में या फिर हमें बोल सकते हो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है विद द न्यूक्लियस, या बोल सकते हो उस मेटल एटम के, तो वो ईजीली लास्ट वाला जो वैलेंस बैंड है उसके इलेक्ट्रॉन ईजीली बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। तो वैलेंस बैंड क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात आती है कंडक्टर बैंड की। कंडक्टर बैंड क्या होता है, ये वो बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, वैलेंस बैंड से जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर बैंड में जाना, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को कंडक्ट कराता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल, इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। तो सबसे पहले बात आती है मेटल की। तो मेटल में क्या होता है कि मेटल बोलो या कंडक्टर बोलो, यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, वो कंडक्टर बैंड को या तो ओवरलैप करेगा, ठीक है, या फिर इनके बीच में नेग्लिजिबल एनर्जी का गैप होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ईजिली जंप करके कहाँ जाएंगे, कंडक्टिंग बैंड में, ठीक है। इजीली वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्टिंग बैंड में। इसलिए जो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने अभी टेबल में बताई थी वो कंडक्टर के लिए क्या थी, हाईएस्ट थी, ठीक है। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में भी सेम यही वैलेंस बैंड है और कंडक्टिंग बैंड है। तो क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में एक छोटा सा एनर्जी गैप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कंडक्टिंग बैंड में नहीं जा पाएंगे, कुछ ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी मैंने अभी लास्ट टेबल में लिखवाई थी वो कंडक्टर के कंपैरिजन में कम थी, ठीक है। फिर बात आती है इंसुलेटर की। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है। रीज़न क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच में बहुत ही लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो इतनी एनर्जी कभी मिल ही नहीं पाती किसी भी तरीके से कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्टिंग बैंड में जा पाए और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो कर पाए। इसलिए इंसुलेटर जो है कभी भी आपका कंडक्टिविटी नहीं दिखाता है, इसलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले जितने जंप कर रहे थे वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में, अब वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जंप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हीट करने पर सेमीकंडक्टर जो है आपका वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेकेंड टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्योंकि बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, और वो इम्प्योरिटीज़ का ऐड होना क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डोपिंग। अब प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करी है, ठीक है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करी है यहाँ पर हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हमारे ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर हमने लिया था जर्मेनियम का, ठीक है। वहाँ पर किसकी डोपिंग कर दी है, इधर आर्सेनिक की, ठीक है। अब आर्सेनिक कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर ग्रुप 15 का मेंबर है हमारा आर्सेनिक, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो ग्रुप 14 है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और आर्सेनिक कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 15 में, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 5 है। तो 4 तो आर्सेनिक ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन का तो बॉन्ड बना लिया, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे जर्मेनियम से बना लिया।
पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि 5th इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, अब ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी कंडक्ट करेगा इस सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से जो कि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होगी ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर बात आती है नेक्स्ट इम्प्योरिटी टाइप की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। ये था इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे कि नाम में दे रखा है, यहाँ पर हमने डोपिंग करी है इंडियम से। अब ये जो है ये कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 13 का। और ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 13 में। तो 3 इलेक्ट्रॉन के तो इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए जर्मेनियम से। एक यहाँ पर बचता है वेकेंट स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम पॉजिटिव होल भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की जगह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा कि इसके आसपास लेट से ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पर जंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होल बन जाएगा, राइट। तो ऐसा हमें लग रहा है कि होल का मूवमेंट कैसा है, हमारे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट ऑपोजिट। तो इस होल के मूवमेंट से जो कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे, उससे हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर पी पॉजिटिव और यहाँ होल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉलिड में वो है ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट्स। और मैग्नेटिक मोमेंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। फर्स्ट इज़ ऑर्बिटल मोशन अराउंड न्यूक्लियस। तो क्या होगा कि लेट्स से ये आपका एटम है, यहाँ बीच में आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो आपकी ऑर्बिट है इस पे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, मूवमेंट है अराउंड द न्यूक्लियस, इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। और ये कैसा होता है, अपवर्ड। अपवर्ड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज है। तो अगर इस तरह से देखें तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस ये भी कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, लेट्स से कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह पे भी तो गोल घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे आपका अर्थ जो है वो सन के अराउंड गोल घूमता है, ठीक है, तो 1 साल होता है, और आपका जो अर्थ है वो वहीं पर भी तो गोल घूमता है अपनी खुद की एक्सिस पे, जिससे आपके डे एंड नाइट वाला फेनोमेनन होता है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी खुद की एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर भी स्पिनिंग कर रहा है, अपनी एक्सिस पर भी स्पिनिंग कर रहा है। अगेन अगर हम क्लॉकवाइज कंसिडर करें तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड, क्योंकि थंब रूल से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज क्या है, अपवर्ड। ठीक है, अब बात आती है जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है हर एक का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन। ये प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि क्लॉकवाइज जैसे मैंने बताया वैसे एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है, तो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन अलग हो सकती है, इसलिए उसको प्लस और माइनस से हमने शो कर रखा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बोहर मैग्नेट्रॉन की, न्यू बी जिसे हम बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब जो आपका सॉलिड है, अगर हम तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो सॉलिड है आपका उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को देखते हुए वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, देन पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, अब इन पांचों के पांचों को हम इन डिटेल पढ़ते हैं।
डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को हम डिफरेंस के साथ ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है डायामैग्नेटिक। ऐसे सॉलिड जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं डायामैग्नेटिक, और ऐसे सॉलिड जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक। जैसा कि यहाँ पर मैंने शो करा है, डायामैग्नेटिक में है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक की अगर स्पिन लेट से क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। मतलब एक की स्पिन का डायरेक्शन प्लस मानेंगे तो दूसरे का क्या मानेंगे, माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसे सॉलिड्स को जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सॉलिड्स। फिर बात आती है ऐसे सॉलिड्स जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रखा है, यहाँ पे एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्पिन की वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस में होगी और कैंसिल आउट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। फिर बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो डायामैग्नेटिक है दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से ये डायामैग्नेटिक सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आपकी दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है उसको क्या करेगा, रिपेल। तो लेट से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड तो चलो निकल गई, काफ़ी स्ट्रांग हो गई, पर जैसे ये आ रही है, जिससे डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कैसे रिपेल हुई इस सॉलिड से जो कि डायामैग्नेटिक है और बाहर से ही निकल के चली गई। सिमिलरली ये भी बाहर से ही निकल कर चली गई। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये आने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से आई है, इस डायरेक्शन में जा रही है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वीकली अट्रैक्ट इसलिए बोला कि सारी की सारी को तो नहीं कर पाएगा, पर कुछ को तो कर ही लेगा। तो यहाँ पर सेंटर वाली लाइन तो स्ट्रॉन्ग थी, ये तो निकल ही गई इस पैरामैग्नेटिक से, साथ ही साथ इसने जस्ट इसके बगल वाली को भी अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। सिमिलरली यहाँ पर भी कर लिया। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सॉलिड है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल डायामैग्नेटिक का आप याद करके रख सकते हैं। NaCl, बेंजीन, वाटर होंगे, और पैरामैग्नेटिक के होंगे कॉपर +2, या फिर आप बोल सकते हो कॉपर का ऑक्साइड। इसमें भी कॉपर के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +2 ही आने वाला है। आयरन +3 के फॉर्म में, ऑक्सीजन, टाइटेनियम ऑक्साइड, और यहाँ पे वेनेडियम ऑक्साइड। अब यहाँ क्या है कि इन सबके पास जो लास्ट वैलेंस शेल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड प्रेजेंट होगा। इसलिए ये सब किसके एग्जांपल है, पैरामैग्नेटिक के। और इनके जो लास्ट वैलेंस शेल हो गए वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, डायामैग्नेटिक का। अब हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो होता क्या है कि जो आपके मेटल आयन्स होते हैं ना, वो सॉलिड में अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरह। ठीक है, और यहाँ पर जो हर एक पार्टीशन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ये डोमेन है। ये एक डोमेन, ये दूसरा डोमेन, थर्ड डोमेन, फोर्थ डोमेन, ऐसे। और हर एक के बीच में क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स की होती है ना, वो कैसी होती है, रैंडम होती है। ठीक है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड या रैंडमली अलाइंड। ठीक है, इन डोमेन। और ये कब होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी अभी अप्लाई नहीं की गई है, तब इस तरीके से रैंडमली अरेंज्ड होती है। और हर एक जो डोमेन होता है ना, वो एक्ट एज अ स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, अब क्या किया हमने कि यहाँ पर जो मेटल आयन का जो सॉलिड स्ट्रक्चर मैंने बताया, और डोमेन में मैंने इसको डिवाइड करके पूरा मैग्नेटिक मोमेंट की रैंडम डायरेक्शन में बताया, राइट। अब होता क्या है, अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया ना, उस बेसिस पर ही ये तीनों डिविजन्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो हमने क्या देखा कि जो सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट है ना, वो एक ही साथ पैरेलली अलाइंड हो गए। आप देख सकते हैं इन सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये सब के सब पैरेलली अलाइंड हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइंड है इन द सेम डायरेक्शन
इस वजह से जो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और कुछ अच्छी खासी आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है तो एडअप हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम ऑक्साइड। अब इसी में क्या होता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड करके भी एक चीज़ होती है। उसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले भी यही अलाइनमेंट देखा गया है किसी किसी सब्सटेंसेस में, बाद में तो हमें मिल ही रहा है, पहले से ही अलाइंड है, ऐसा रैंडमली अलाइंड नहीं है। ठीक है, पहले से ही इस तरीके से पैरेलली अलाइंड है, तो हम क्या बोलते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेटाइज सब्सटेंस है, जैसे कि लोहे में, आयरन में देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, अब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी इस तरीके के रैंडमली ओरिएंटेड या रैंडमली अलाइंड आपके सॉलिड पे, तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है, ये रिजल्ट में क्या देखा गया कि यहाँ पर आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों देखी गई और इक्वल नंबर में है। जितने पैरेलल है ना उतने ही आपके एंटी पैरेलल है। इस वजह से क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर ये ऊपर के साइड जा रहा है, लेट्स से इसकी डायरेक्शन को हमने प्लस से डिनोट कर दिया, तो सेम मैग्नीट्यूड माइनस का हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट वर ऑब्जर्व, देयरफॉर द मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल आउट, और आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका मैंगनीज का ऑक्साइड। ठीक है, अब थर्ड केस ये बना कि जब आपने ये रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो हमारे पास कुछ इस तरह के मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मिली। इसमें क्या है कि आपके जो पैरेलली डायरेक्शन वाले मैग्नेटिक मोमेंट है वो इक्वल नहीं है एंटी पैरेलली। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने बता रखा है, यहाँ पे देखो 4 पैरेलली अलाइंड है और 2 एंटी पैरेलली। तो इसमें हमने देखा कि एंटी पैरेलल वाले दो को तो कैंसिल कर देंगे पैरेलल से, लेकिन ये 2 तो फिर भी बच गए। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं आएगी जैसे फेरोमैग्नेटिक में आएगी, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ऐड अप हो गया, पर यहाँ पर कुछ तो आएगी। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक मोमेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और ये क्या है, वीकली अट्रैक्टेड है बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी मैंने बताया इस स्टेटमेंट का मतलब। ठीक है, अब बात आती है, क्या आप फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आंसर इज यस। आप इन तीनों को, मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 से डिनोट किया है, इसकी जगह आप लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक / एंटी फेरोमैग्नेटिक / फेरीमैग्नेटिक। इसको जब आप हीटिंग करेंगे तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। अब हीट करने से क्या हुआ कि थर्मल एनर्जी मिली। अब थर्मल एनर्जी जब इनको मिली तीनों को, तो क्या हुआ कि ये जिस तरीके से अलाइंड है स्पेसिफिक मैनर में, वो वापस से कैसे अलाइंड हो गए, रैंडमली। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक में जैसा होता है। इसलिए आप इन तीनों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। फेरीमैग्नेटिक का एग्जाम्पल हमने देखा है, आयरन का एक ऑक्साइड है Fe3O4। ठीक है, अब Fe3O4 को जब 850 केल्विन का टेम्परेचर दिया गया तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है Fe3O4 वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ Fe3O4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, वहीं पर एक और टेम्परेचर आते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नील टेम्परेचर, NEEL, नील टेम्परेचर। उसमें क्या होता है कि जब आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, नील टेम्परेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे। थैंक यू।